बीच जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा जल्दी से आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही एआईएमआईएम के नेता भी दानिश कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। जरा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का रुख कर लेते हैं। कासमी साहब, ये क्या है पूरा मामला? मतलब किसान कह रहे हैं हम तो पीढ़ियों से यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, अचानक से वक्फ बोर्ड जाग रहा है और ये नोटिस भेज रहा है सर? बात ऐसी है कि वक्फ बोर्ड ने अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस भेजा है, सवाल ये नहीं है कि उसका जो वहाँ पर पीढ़ियों से कौन खेती कर रहा है, सवाल ये है कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। अगर वक्फ बोर्ड उसका मालिक है और अगर वो नोटिस दे रहा है तो जाहिर बात है कि जब हमारे महाराष्ट्र स्टेट के आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब का ये बयान आया है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी इंसाफ होगा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। हम जिस देश में रहते हैं, आज यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो है अगर शेतकरी लोगों के पास मालिकाना हुकूक हैं, ज़मीन के वो मालिक हैं, तो उनको अपने पेपर सामने रख करके अपनी मालिक होना साबित कर देना चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड अगर 100 नोटिस भी देगा तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर ये जगह उनकी नहीं है, चाहे पीढ़ियों से उनका कब्ज़ा हो, और ये जगह अगर वक्फ की है और वक्फ के पास मालिकाना हुकूक हासिल हैं, तो वक्फ बोर्ड को ये हक पहुंचता है कि वो अपनी वक्फ की ज़मीन वापस लेवे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता समीर बाकरे साहब है। समीर बाकरे साहब, मामला इतना सीधा है, मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसके बाद ऊपर जो है वो हाई कोर्ट है, अदालती विकल्प मौजूद हैं, तो ऐसे में जिसके पास मालिकाना हक है वो अदालत के सामने जाकर अपने आप को सही साबित कर ले, ये कह रहे हैं। यहाँ पर एआईएम के विधायक कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि मालिकाना हक तो नहीं है ना, वो तो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, यही तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है ना। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाबा साहब के संविधान में वक्फ कानून की कोई जगह नहीं है, तो अब क्या आप देखिए, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, हर जगह हो रहा है। तो ये आप किसान 150 साल से 100 साल से अपनी खेती कर रहे हैं, और ये कोई वक्फ बोर्ड का कोई नोटिस आता है और उस पे वो क्लेम करता है। तो आज ये जो कानून का राज है, ये महाराष्ट्र में भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज की, ऐसे तरीके से जो कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि वक्फ का जो कानून है, उसका संशोधन जो संसद में हो रहा है, उसमें सही तरीके से जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? आज कोई भी जमीन के कायदे में कलेक्टर एक पहली अथॉरिटी होती है डिसाइड करने में, तो वक्त में वो है ही नहीं। तो आप एक तरफ किसी को भी नोटिस दे देंगे, और मैं बोलना चाहूंगा कि जो गरीब किसान है, आप उसको नोटिस देंगे और वो अपने वकीलों के साथ पूरी अपनी खेती छोड़ के यही काम करे क्या? तो ये जो बदमाशी हो रही है, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने भी कहा है, ये बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी महाराष्ट्र में। और हम ये वक्त के ये जो कदम है, इसका सख्त विरोध करते हैं, और किसानों को जो भी लीगल सहायता रहेंगी सरकार की तरफ से, हमारे सभी की तरफ से, हम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो कासमी साहब, यही बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, और वो कह रहे हैं इसीलिए तो हम वक्फ जो कानून है उसमें सुधार लेकर आ रहे थे कि ये साहब पूरा का पूरा जो कानून है वो मुसलमानों की तरफ उसका पलड़ा झुका हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं सहूलियत मुसलमानों को देता है वक्फ कानून इस तरीके का। जी जी जी, आइए कासमी साहब, आइए। मुझे दो बात कहनी है जी। एक बात तो ये है कि अभी समीर ने जो बात कही है कि हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का कोई, अपने वक्फ कानून का कोई वजूद ही नहीं। 1995 के अंदर जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर वक्फ एक्ट फाइनल हुआ, उसके बाद 2014 में उसमें कुछ संशोधन हुआ। अगर ये कहते हैं कि देश के अंदर वक्फ का कोई कानून ही नहीं है, तो ये किस कानून में संशोधन करना चाहते? इसलिए ये बात कहना कि वो ये कह रहे थे कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया ना, उस वक्त उन्होंने वक्फ की कोई कल्पना नहीं की थी। ये तो तुष्टीकरण के तहत, यही तो बीजेपी कहती है कि ये तो तुष्टीकरण के तहत जो बात की सरकारें थी, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के चक्कर में वो इस तरीके के कानून ले आई, यही तो कह रही है बीजेपी से। नहीं, बात ऐसी नहीं है। देश की आज़ादी से पहले से आज हज़ारों साल से इस देश में जो लोग रह रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म के मानने वाले लोगों ने इस तरह जो है दान दिया है उन्होंने, और इसी तरह मुसलमानों ने भी जो है ज़मीनें वक्फ की हैं।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें नहीं, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है। और मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुल्क में इस बात को जो है पार्लियामेंट ने माना है। 1995 के अंदर एक एक्ट बना, उसके बाद से उसी के मुताबिक कामकाज चल रहा है और उसी में संशोधन करने के लिए आज की सरकार कोशिश कर रही है। नहीं सर, उसी को लेकर तो समीर बाकरे साहब कह रहे हैं ना, कासमी साहब वो कह रहे हैं कि साहब ये दादागिरी से कहीं पर भी जमीनें कब्जाने लगते हैं। यही तो दादागिरी वाला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया अभी इसके लिए, वही तो कह रहे हैं। एक मिसाल भी नहीं बता सकते कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड ने किसी की जगह पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हो। मामला इसके उल्टा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो है उसके ऊपर आधे से ज़्यादा सरकार का कहो या लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वक्फ के बाद 100% है भी नहीं। अच्छा, मैं जवाब तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड लोगों की जगहों पर कब्जा कर लेता है, ये गलत बात है और वहां पर कोई भी आकर कब्जा जमा लेता है। अब वो ये जो 300 किसानों को नोटिस दिया है, यहाँ पर भी वक्फ तो दावा यही कर रहा है कि जमीन उसकी है और किसान जो है वो कब्जा करके पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं वहां पर। आइए समीर बाकरे साहब। देखिए जो लातूर का किस्सा है जिसमें 3-4 पीढ़ियों से उनकी खेती चल रही है, उनके सब कागज है। आज वक्फ बोर्ड का कोई भी ट्राइब्यूनल उठ के उनको नोटिस देता है तो ये कहाँ का कानून है? आप 150 साल 200 साल पुराने कोई भी, तमिलनाडु में तो 1500 साल पुराने एक जगह पे इन्होंने अपना क्लेम किया था। तो ये किस तरीके का कानून है जिसमें ना कोई प्रक्रिया फॉलो होती है? कहा जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी और आप प्रूव करो। अरे भाई साहब, उनको पास 3 से 4 पीढ़ियों से वो कर रहे हैं और गरीब किसान को आप इस तरीके से करेंगे कि उनको लीगल ट्राइब्यूनल्स में और वकीलों के चक्कर काटने लगेंगे। तो ये किस तरीके का कानून है? और मैं जो बोल रहा हूँ कि इसीलिए तो जो वक्फ का संशोधन आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, उनको सभी वक्फ को डिक्लेयर करना है अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी में इनको दिक्कत क्या है? मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि हर बार वक्फ का कुछ भी अमेंडमेंट आता है तो कांग्रेस और विरोधी पक्ष के जो नेता खड़े हो जाते हैं, ना प्रावधान को समझते, ना नागरिकों का सम्मान को समझते। तो ये किस तरीके से अपोज कर रहे? मतलब सिर्फ बीजेपी ने कोई कानून लाया इसलिए अपोज कर रहे? अरे बीजेपी ने आज मैंडेट पूरा मिला है और लोगों के हित के लिए कानून लाया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। दानिश कुरैशी साहब से भी एक रिएक्शन लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। दानिश साहब, आपने सुना समीर जी कह रहे हैं कि साहब देखिए, इसी तरीके की जो गड़बड़ियां हैं उस पर रोक लग सके, इसी में सुधार के लिए तो सरकार कानून लेकर आ रही है ना, और उसका भी विरोध किया जा रहा है राजनीतिक हित साधने के लिए अपने। दानिश कुरैशी जी। देखिए, मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेबल मुफ्ती साहब ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। एमएलए साहब है हमारे वहाँ के महाराष्ट्र एमएमएम से, और उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है हुकूमत को, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें जिस तरीके से बायस होने का रवैया अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, हम देखते आ रहे हैं मुसलसल। मतलब यानी चाहे कोई भी मामला हो, सरकार बायस कहाँ से हो रही है? आप ये कैसे कह सकते हैं सरकार बायस हो रही है? सर, जल्दी से। डिप्टी सीएम साहब सुनिए, डिप्टी सीएम साहब अगर जो ये कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये आना चाहिए था कि भाई अदालत का फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वक्फ के पास अगर पूरा मामला है तो वो देख लेंगे, और अगर जो लोग भी किसान है, देखिए दोनों लोग नागरिक हैं, जो लोग वक्फ में मैनेजमेंट में है वो लोग भी नागरिक हैं, और जो लोग किसान है वो भी नागरिक हैं। अब उसके बाद अगर आप ये कहें कि भाई ये होना गलत है, वो अभी हमारे पैनलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर में इनजस्टिस हो रहा है। अरे भाई साहब, आप शायद नहीं जानकारी आपके पास, जो ट्रिब्यूनल है वो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है, और आप उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। तो आप क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो जस्टिस पे कर रहे हैं। तो ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं। इससे आगे बढ़ के एक सेकंड समय कम है सर, मुझे कृष्णा हेगड़े जी का भी एक रिएक्शन लेना है। प्रवक्ता है शिंदे गुट के। कृष्णा हेगड़े जी, बहुत स्वागत आपका। जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि साहब सरकार जो है ऐसा लग रहा है कि वो वक्फ के खिलाफ स्टैंड ले रही है, जबकि मामला तो अदालत तय करेगी ना सर। वक्फ कह रहा है हमारा मालिकाना हक है, किसान कह रहे हैं हम पीढ़ियों से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो फिर सरकार उसमें पार्टी क्यों बन रही है? अदालत तय कर देगी। कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, कृष्णा हेगड़े जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ दिक्कत आ गई है। समीर साहब से इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। समीर साहब, सरकार पार्टी बन रही है क्या? देखिए, सरकार पार्टी नहीं बन रही है, लेकिन अगर लोगों के साथ इनजस्टिस होने वाला है या कुछ भी मनमानी चल रही है तो सरकार एक मूक दर्शक बन के देख नहीं सकती।
सरकार को तो अपना एक रवैया दिखाना पड़ेगा ना कि ना, भाई लेकिन आप लेकिन समीर किसी के साहब साथ भी आपने कह दिया लोगों के साथ इनजस्टिस होने वाला है, तो मतलब आपने पहले ही फैसला कर लिया सर नहीं कि तो इंसाफ क्या है नहीं, और क्या फैसला कैसे? नाइंसाफी है? मतलब ये तो आप अदालत तय 100-150 करेगी ना। आप मुझे बताइए, कोई भी एक्ट में लिमिटेशन एक्ट रहता है। आप देखिए 100-150 साल बाद कोई भी अपना क्लेम करे कि ये ओके। जमीन मेरी है, ओके, कोई भी रेवेन्यू एक्ट में आप ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है ठीक कि है। आप कितने सालों बाद क्लेम कर सके। ठीक तो ये है। कौन सा कानून हमको बताया जा रहा है कि नहीं हम 150 साल 200 साल 500 साल 400 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेवेन्यू एक्ट में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना कि इतने साल के बाद अचानक से आप जागे और आप क्लेम कर लें, जबकि वहां पर पीढ़ियों से किसान जो है वो खेती करते आ रहे हैं। खैर ये मामला अब अदालत में है और देखना होगा अदालत इस पर क्या रुख अपनाती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।